हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस जीएस बुक को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आगे के जो भी क्वेश्चन है आज इसको हम लोग इस क्लास में करेंगे। और इस क्लास की जो भी पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 135, 144, 139, 140। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 135, जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पूर्व संवैधानिक कानून के तहत संघीय अदालत के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना अनुच्छेद 135 में है। अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 139। अनुच्छेद 140 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 144 जिसमें भारत के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करनी चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 144 में है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन है संविधान, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद। तो इसका सही जवाब है संविधान। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों की गारंटी दी जाती है। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण हुआ था, इसमें कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों से संबंधित है। अनुच्छेद 125। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 209। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 212, जो अदालतों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने से रोकता है। अनुच्छेद 209 राज्य विधानमंडल में वित्तीय कार्य के संबंध में प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 211 सर्वोच्च या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उनके कर्तव्यों के बर्खास्तगी को लेकर राज्य विधानसभा में किसी प्रकार के विचार विमर्श को प्रतिबंधित करना यह राज्य सरकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है केवल असमर्थता, केवल सिद्ध कदाचार और असमर्थता, असमर्थता और राजनीतिक संबंध। तो इसका सही जवाब है सिद्ध कदाचार और असमर्थता, जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 समर्थन प्राप्त हो। उसे न्यायाधीश हटाने का आधार उसका दुर्व्यवहार अथवा सिद्ध कदाचार होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, यदि उच्च न्यायालय अपील करने पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट देता है और उसे मौत की सजा देता है तो दिए गए श्रेणी के मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है, दिवाली मामलों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 133, आपराधिक मामलों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा अनुच्छेद 137, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132। तो इसका सही जवाब है आपराधिक मामलों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश को अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। यदि उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है, या किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया हो लेकिन अपील में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड दिया हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है? ऑप्शन है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब है बम्बई उच्च न्यायालय, जिसका उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र दमन और दीव तक फैला हुआ है। कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय एवं मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत वर्ष 1862 में की गई थी। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कोलकाता हाईकोर्ट था। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन है? कोलकाता हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? ऑप्शन है, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 128। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 129, जो भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 129 इसमें सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 126 इसमें सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान अनुच्छेद 125 में है। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई? ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 3 अलग अलग मामलों का परिणाम स्वरूप, मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के आधार पर, एक संवैधानिक संशोधन के आधार पर, संसद में एक अधिनियम के आधार पर। तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 3 अलग अलग मामलों के परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 का, दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 का और तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 का। और कॉलेजियम प्रणाली यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का 2 और 217 क्रमशः
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई द्वारा की जाती है और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के उपबंध वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत न्यायाधीश, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, राज्य विधानमंडल के सचिव। तो इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ या प्रतिज्ञान करवाता है। अनुच्छेद 159, इसमें राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। अनुच्छेद 219, इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है? ऑप्शन है, महान्यायवादी, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय, जो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और अपनी रचनात्मक एवं नवीन व्याख्या से हमारे संवैधानिक अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता का रक्षक रहता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जबकि इसका उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अनुच्छेद 124, 147 जो है वो भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 223। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 226, जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 223, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में दिया गया है। अनुच्छेद 230, इसमें उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में स्वतंत्र न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? ऑप्शन है, अनुच्छेद 134 का 2, अनुच्छेद 142 का 2, अनुच्छेद 120 का 2, अनुच्छेद 124 का 2। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124 का 2। अनुच्छेद 120 का 2, जिसमें जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक यह अनुच्छेद इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस प्रकार प्रभावी होगा जैसे या अंग्रेजी में शब्द उसमें से हटा दिए गए हैं। जो अनुच्छेद 120 का 2 है, इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक यह अनुच्छेद 120 का 2 इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस प्रकार प्रभावी होगा जैसे या अंग्रेजी में शब्द से हटाए गए हों। अनुच्छेद 134 का 2, यह संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दे सकती है कि वह किसी उच्च न्यायालय के दंडिक कार्यवाही में दिए गए निर्णय
या अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील सुन सके। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है? ऑप्शन है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 82वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही जवाब है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है। 99वां संविधान संशोधन 2014। इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 में चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का प्रावधान किया गया था। इस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश से पूर्व अनुमति लेंगे। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम, संसद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेंगे। अनुच्छेद 127, इसमें सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं। न्यायाधीश कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? केवल सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है, कोलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, इनमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इस प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया था। तीसरा ऑप्शन है, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करता है। चौथा ऑप्शन है, यह प्रणाली वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब है, यह प्रणाली वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। पहला न्यायाधीश मामला 1981 में, दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में, तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 में हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम का नेतृत्व CJI द्वारा की जाती है और इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है? ऑप्शन है, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण लेख, परमादेश और उत्प्रेषण लेख। तो इसका सही जवाब है निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण लेख, जो न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध रीट जारी करता है। पहला है प्रतिषेध रीट, यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी कर सकते हैं। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के 2 के तहत निम्नलिखित में से 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए या यह लोकसभा में शुरू किया गया हो? ऑप्शन है 50, 100, 54, 75। तो इसका सही जवाब है 100।
किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि यह लोकसभा में शुरू किया गया हो तब। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 और अनुच्छेद 124 के 5 में उल्लिखित है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में एक प्रस्ताव द्वारा शुरू की जा सकती है। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा, लोगों का सदन जिसको बोलते हैं, के कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा जिसको राज्यों का परिषद बोलते हैं के 50 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान न्यायवादी के संबंध में सही है? तो इसका ऑप्शन है, वह संसद के सत्रों में भाग ले सकता है, वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता है, वह विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के दौरान लोकसभा में मतदान कर सकता है, उसे संसद के सदस्यों की तुलना में कोई छूट या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है, वह संसद के सत्रों में भाग ले सकता है। भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, जो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। निष्कासन, महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। महान्यायवादी को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निष्कासन। और इसको अपने पद से हटाने का प्रावधान और महान्यायवादी को पद से हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं बताया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और जब राष्ट्रपति चाहे तब हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता के पद से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 164। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 165, जो महाधिवक्ता के पद से संबंधित है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 166, राज्य सरकार का कार्य संचालन अनुच्छेद 166 में दिया गया है। अनुच्छेद 167, राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 167 में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? ऑप्शन है भारत के महान न्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, नीति आयोग के अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है भारत के महान न्यायवादी, जिनको देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो और वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
76 में किसके संबंध में उल्लेख प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है महान्यायवादी, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल। तो इसका सही जवाब है महान्यायवादी, जो अनुच्छेद 76 में उनका उल्लेख दिया गया है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद से संबंधित है। अनुच्छेद 280 का एक, इसके तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेंगे। अनुच्छेद 280 का एक जो है, इसके तहत यह उपबंध दिया गया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 और 329 के क तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 76 में दिया गया है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, महाधिवक्ता के पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा ऑप्शन है, महाधिवक्ता का पारिश्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जैसा कि राज्यपाल कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है, वह भारत के अटॉर्नी जनरल के अनुरूप राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। तो इसका सही जवाब है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 165, इसमें राज्य का महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है? ऑप्शन है, अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता, अपर महाधिवक्ता, भारत के महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी। तो इसका सही जवाब है भारत के महान्यायवादी, जिनको अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है, जो अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। महाधिवक्ता महान्यायवादी के बाद सरकार के दूसरे सर्वोच्च स्थान वाले कानून अधिकारी हैं और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, विधि मंत्री, महाधिवक्ता। तो इसका सही जवाब है महान्यायवादी, जो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल, जो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 177, मंत्रियों और राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने और कार्यवाहियों में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 177 के तहत मंत्रियों और राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने और कार्यवाहियों में हिस्सा लेने का अधिकार
होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? ऑप्शन है बी नरहरि राव, MC सीतलवाड़, हरिलाल जे कानिया, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसका सही जवाब है MC सीतलवाड़, जो भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। बी नरहरि भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग थे। हरिलाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है संविधान में संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, निर्वाचन, अधिकृत भाषाएं। तो इसका सही जवाब है निर्वाचन, जो संविधान के 15वें भाग से संबंधित है। संविधान के कुछ प्रमुख भाग हैं। भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है, भाग 9 का ए जो नगरपालिका से संबंधित है, भाग 15 जो निर्वाचन से संबंधित है, भाग 20 जो संविधान में संशोधन से संबंधित है, भाग 18 जो आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है, भाग 17 जो राजभाषा से संबंधित है, भाग 9 जो पंचायत से संबंधित है, भाग 4 का ए जो मूल कर्तव्य से संबंधित है, भाग 8 जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन है 61वें संविधान संशोधन, 41वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब है 61वें संविधान संशोधन, जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के लिए किया गया था। इसके लिए अनुच्छेद 330 का 1 और 332 के 1 में संशोधन किया गया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान में 8वीं अनुसूची में संशोधन करते हुए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया। इसे फिर से वर्ष में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया। ऑप्शन है 1993, 1990, 1991, 1992। तो इसका सही जवाब है 1990। भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया। इसे फिर से वर्ष 1990 में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया। चुनाव आयोग 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार बहुसदस्यीय संस्था बना था, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। पुनः 1990 में चुनाव आयोग को एक सदस्य संस्था बना दिया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति के अध्यादेश के अनुसार 1 अक्टूबर 1993 में चुनाव आयोग बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन है 1957, 1954, 1960, 1950। तो इसका सही जवाब है 1950। 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी।
भारतीय संविधान का भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के क तक निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 चुनाव का अध्यक्षा, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए? ऑप्शन है एकतंत्र, लोकतंत्र, धनिक तंत्र, धर्मतंत्र। तो इसका सही जवाब है लोकतंत्र। लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अनुच्छेद 326, इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 61वें संशोधन अधिनियम 1988 ने मतदान के लिए एक व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ऑप्शन है R.M. निकम, S.K. बेदी, V.S. रमा देवी, G.D. दास। तो इसका सही जवाब है V.S. रमा देवी, जो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। V.S. रमा देवी भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है, कौन समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है? ऑप्शन है कोठारी, बलवंत राय मेहता, इंद्रजीत गुप्ता, बिमल जालान। तो इसका सही जवाब है इंद्रजीत गुप्ता। यह समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में हुआ था और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला क्वेश्चन है, और ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास आप लोग को कैसी लगी? आई होप आप लोग को पसंद आई हो। तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।